मेरा नाम श्वेता जैन है, ऑल्सो श्वेता हर्षद कुमार छोरिया। मैं यूपीएससी एग्ज़ाम 2019 में क्लियर किया और आई वाज अलॉटेड आईआरपीएस। ये रिजर्व लिस्ट कब आई मैम, किसी का सवाल है तो ये रिजर्व लिस्ट आके 2-3 महीने बाद आती है। जो मेन लिस्ट आती है उसके बाद 2-3 महीने में रिजर्व लिस्ट पब्लिश करती है यूपीएससी। सो उस रिजर्व लिस्ट में मेरा नंबर आया था एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर आईआरपीएस। तो स्टार्ट विथ माय जर्नी, So to start with my journey, I was born and brought up in Chennai and वहाँ से मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की इन शंकर आईएएस अकेडमी एंड देन आई गॉट सेलेक्ट मतलब आई वेंट टिल द इंटरव्यू इन 2014 बट कुड नॉट क्लियर माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन आई प्रिपेयर्ड अगेन। और सेकेंड बार मुझे एएफएचक्यू मिला, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, जो कि ग्रुप बी सर्विसेज है, यूपीएससी के ज़्यादा ही होती है, वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा एंड उसके बाद मैंने इन द मेन टाइम मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ चेंजेस हुई, जैसे कि शादी हुई, बेबी हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं लेट मी ट्राई वंस मोर। तो बेबी के साथ मैंने ट्राई किया, बेबी एंड जॉब के साथ मैंने वापस ट्राई किया एंड देन आई फाइनली क्लियर्ड इट 2019। उसके बाद भी अटेम्प्ट्स थे बट आई वाज हैप्पी विद व्हाट आई वाज डूइंग। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे और ट्राई करना है। आईआरपीएस इज वन ऑफ द जॉब जहाँ पे आप आके दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकते हो, पर्सनल एज वेल एज वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एट द सेम टाइम आपके पास अच्छा लीवे रहता है कि आप कुछ लोगों के लिए कर सकते हो, जो कि मेरा मेन मोटिवेशन था कि हम क्यों अंदर आते हैं यूपीएससी में। और यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है आपका मोटिवेशन कहाँ से मिला था। तो मोटिवेशन मुझे मिला था, आई वाज पार्ट ऑफ दिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था उस टाइम पे 2011 में। तो मुझे लगा कि लाइक लेट्स डू समथिंग, बट वो जैसे ही वो मोमेंट थोड़ा फेल हुआ या फिर मोमेंट कम हो गया, तो आई फेल्ट कि लाइक वी नीड टू डू मोर। मतलब लाइक अगर हमको सिस्टम को बदलना है या फिर सिस्टम में थोड़ी कुछ बदलाव लानी है, वी कैन नॉट चेंज एंटायरली एवरीथिंग, बट कुछ भी थोड़ी बहुत चेंजेस लानी है तो वी कैन गेट इनटू द सिस्टम एंड देन डू इट। तो मुझे वहां से लगा कि लाइक लेट्स ट्राई फॉर यूपीएससी, एंड वो वन ऑफ द मेन रीजन था, मोटिवेशन मिला मुझे कि वहां यूपीएससी एंटर करना है। और आई क्लियर्ड इन 2019 जैसे कि। और मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जिसके थ्रू मैं आंसर देना चाहूँगी। सक्सेस का मेन रीज़न था पहले तो मेरे फादर पेरेंट्स, उसके बाद जैसे ही शादी के बाद में मेरे इन लॉज का भी बहुत सपोर्ट मिला, तभी मैं कर पाई बेबी के साथ और जॉब के साथ दोनों। तो अ, इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे फैमिली, बोथ माय पेरेंट्स एज वेल इन लॉज, माय हस्बैंड हु वाज थ्रू आउट दिस जर्नी, मतलब हमेशा साथ में रहते गए, साथ में मुझे हर जगह। जैसे कि उसके बाद सिर्फ हमारा सिलेक्शन का नहीं होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है जिसमें हम लोग को 1.5 साल अलग रहना पड़ता है। तो उस टाइम पे भी बच्चे को संभालना, ये सब चीज़ें करना, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया था। तो ये रीज़न है, मतलब आई कुड फाइनली गेट थ्रू दिस एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। आई एम गेटिंग ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट बुक्स या इम्पोर्टेंट बुक्स जो भी है, जैसे कि कुछ प्रिलिमिनरी के लिए कुछ 15 इम्पोर्टेंट बुक्स होती है, जैसे कि हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी रेफर करें, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर एस अकेडमी की बुक है एनवायरनमेंट की, वो शंकर गणेश का एक है इकोनॉमी के लिए, और हिस्ट्री के लिए ऑल्सो यू कैन रेफर स्पेक्ट्रम। तो कुछ पर्टिकुलर बुक्स ही रेफर करें और उसी बुक्स को वापस वापस पढ़े। मोस्ट इम्पोर्टेंट की इसमें है, अगर की टू सक्सेस मुझसे पूछा जाएगा तो रिविजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस। नॉट दैट कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो उठा के, कोई भी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है बुक्स, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस भी है, बट आपको रिसोर्सेस पे स्टिक लेना है, कुछ ही रिसोर्सेस को यूज करना है और उसी को ही बार बार पढ़ते रहना, तब जाके आपका बेटर रहेगा, मतलब ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्रीलिम्स में जैसे कि मैंने बताया कुछ 15 बुक्स पढ़नी है, और सीसैट के लिए आप इफ एट ऑल आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, बट आजकल कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टफ हो रहा है। तो यू कैन रीड सम न्यूज़पेपर, उसमें से थोड़ा मतलब आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह उठा के देखिए कि मतलब 2012 के बाद में जैसे सीसैट में बदलाव आया है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और हाउ मेनी आवर वन हैज़ टू वर्क ऑन कंप्यूटर इन एफएचक्यू। नहीं नहीं, एफ एच क्यू में मेनली इट्स डेस्क जॉब, सिंस आप
ऐसा कुछ कंप्यूटर पे वर्क करने का नहीं होता है। बट येस, लाइक नॉर्मल टाइमिंग जो होता है 9 to 6 वो तो आपका रहता ही है, आप बुक्ड हो जाते हो वहाँ पे। और उस बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है 1-2 घंटे या फिर कुछ काम नहीं हो तो तब आपको पढ़ना होता है। तो ये सब आपको अपने मैनेजमेंट की स्किल्स की बदौलत मिलती है। आपको घर पे आने के बाद बच्चा भी सँभालना होता है, तो इसके लिए मैनेजमेंट स्किल्स की बात होती है। और जब भी आपको टाइम मिलता है, एंड यस, वन थिंग व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट इन एएफएचक्यू, मेरे बहुत फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी ऑल अटेम्प्ट्स दे रहे थे। तो हम लोग लंच के टाइम में बैठ के उनसे डिस्कशन वगैरह करते थे, तो वो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने में ईज़ी रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे एनालाइज़ करना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इधर आप आके आप कुछ पर्टिकुलरली देखेंगे, मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर जो भी रिपोर्ट्स आती है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि ये किस कौन निकाल रहा है, एंड थ्रेटेंड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस की आप तैयारी पहले से ही करके रखिए। एंड करंट अफेयर्स में इसके रिलेटेड कुछ भी छोटा मोटा भी डेटा आता है उसको आके नोट डाउन करके रख लीजिए, नोट्स बना के रख लीजिए। तो ये आपका फायदेमंद रहेगा, जिससे आप मतलब लाइक एनालिसिस बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो कर पाएंगे। और छोटी-छोटी चीज़ें जैसे होती है हिस्ट्री के रिलेटेड, जो भी आके इस साल में जो-जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होती है, उसके रिलेटेड क्या-क्या पहले हो चुका है, उसको एक बार आप देखते रहिए। समझ लीजिए आप अगर यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है एससीओ में या फिर कोई भी एससीओ क्वाड में कोई इवेंट और एक वर्ड निकल जाता है जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम ऐसा, या फिर अधिकांतवाद, ऐसे जो भी वर्ड्स निकलते हैं उसके वर्ड्स की थोड़ा सा गहराई से देख लीजिए कि कौन बोलता है, कौन ये वर्ड्स के बारे में बताया है, ऐसा सब। और ये क्वेश्चन आया है जॉब प्रोफाइल ऑफ एएफएचक्यू। जॉब प्रोफाइल में आर्म फोर्सेस में मतलब मेरा ये था, आई वाज लुकिंग आफ्टर द सिविलियन पार्ट। आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विस में से दो होते हैं, एक तो फोर्सेस का लुक आफ्टर करना होता है, एक सिविलियंस का भी होता है, जो भी सिविलियंस हेल्प करते हैं फोर्सेस को। तो आई वाज लुकिंग आफ्टर द सिविलियंस पार्ट, उनका जो भी एम्प्लॉय का पेंशन पेमेंट्स, देयर आर 8 कमांड्स, तो वन ऑफ द कमांड वाज अंडर मी। सो इन शॉर्ट ये था जॉब प्रोफाइल। और उसके आसपास उसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग का पार्ट देखते थे उनके रिलेटेड, उनकी प्रमोशंस, पेमेंट, सैलरी, पेंशन, एवरीथिंग वाज लाइक बेसिकली एचआर हम लोग मैनेज कर रहे थे एएफएचक्यू में। एएफएचक्यू के रिलेटेड थोड़ा मैं और बता देती हूँ। इट्स अ गुड सर्विस, अगर आपको दिल्ली में रहना है तो बहुत अच्छी जगह सर्विस है। एंड इफ यू वांट टू हैव मोर एक्सपोजर, आपको घूमना है, तो देन यू विल नॉट बी हैप्पी विद दैट सर्विस। सिंस आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहती है तो आप काफ़ी हद तक पावर जो है, पावर से क्लोज रहते हो, कनेक्टेड रहते हो। मेन इवेंट्स जो भी होते हैं सब दिल्ली में होते हैं, तो आपका वो एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द जो आपका काम रहेगा साउथ ब्लॉक के आसपास ही रहेगा, मतलब आपकी जो सिटिंग रहेगी, तो देन देयर ऑल्सो यू विल हैव मोर एक्सपोजर कि आप पावर हाउस जो होता है उसके पास में रहते हो, तो ये बेटर रहता है। मैम इस टाइम की स्ट्रेटेजी फोटो में ट्राई करें। देखिए मेरे हिसाब से कोई भी टाइम लाइक 40 डे में हो या 30 दिन हो, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हो ही जाएगा। आप डेस्टिनी में बदलाव नहीं ला सकते, बट आपके पास एक चीज़ जो है वो है हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करेंगे तो पक्का आपका क्रैक होना ही है। तो सेम चीज़ मुझे भी लागू हुई थी। मुझे पता था कि मैं करूँगी नहीं, एंड इन और आउट मुझे पता नहीं था। बट वन थिंग व्हिच आई न्यू कि अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी, कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क कर लेंगे, तो आई एम श्योर कि लाइक वो मुझे मिलेगा, उसका और फल मिलेगा। सो जैसे श्री कृष्णा बोलते हैं कि आप अपने कर्म पे फोकस ना करते हुए अपने अपने कर्म पे फोकस करें, ना कि अपने आउटकम पे फोकस करें। तो ये चीज़ है। और जॉब प्रोफाइल ऑफ एएफएचक्यू, इट इज़ गुड, ग्रुप भी है, बट आफ्टर 6 or 7 years आपका ग्रुप ए में कन्वर्शन हो जाता है। देन यू बिकम अ डेप्यूटी डायरेक्टर, जो एक अच्छी पोस्ट है। और उसके बाद में आपका आपके तीनों सर्विसेज में और इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर में भी आपका अच्छा काम रहता है। सो दिस इज अबाउट एएफएचक्यू। नेक्स्ट प्रीलिम्स का मैं बता रही थी कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए। तो सीसेट का मैंने बताया आपको। और प्रीलिम्स में जीएस 1 के लिए आप मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़े और उसको सॉल्व करें। नॉट ओनली दैट, अगर हो सके तो जो भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, दो टेस्ट सीरीज तो पक्का लगा ही लीजिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से आपको पता चलता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। और फिर उसके बाद में, और हाँ, रिविजन जैसे आई वाज टेलिंग, इट इज अ की। So once you write the test, again go back to your books, refer to it,
लाइक यू विल फाइंड कि अरे मैंने ये इसको ऐसे नहीं पढ़ा था, आई थॉट इन दिस वे, बट एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है. सो एवरी टाइम यू गो बैक टू द कंप्यूटर. ये क्वेश्चन है एएफएचक्यू में कंप्यूटर पे वर्क होता है या कैसे डेस्क वर्क होता है. बोथ ई ऑफिस स्टार्ट हुआ है तो एएफएचक्यू में ई ऑफिस भी स्टार्ट हो गया, बट मेनली पेन पेपर पे होता है बिकॉज सेंसिटिव फाइल्स होती है इसके लिए. व्हाट शुड बी द प्लान टू क्लियर यूपीएससी. वन थिंग, यू शुड प्लान वेल अहेड. अगर आपको क्लियर मतलब जाना है यूपीएससी के अंदर घुसना है तो इट इज़ बेटर कि आप जब भी आपकी डिग्री हो उसके 1-2 साल पहले से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले. एंड बाय द टाइम जब आपकी डिग्री खत्म हो जाती है तो आपको पहला अटेम्प्ट दे देना चाहिए अगर आपका अच्छा मतलब पकड़ है तो. डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट एज सच, बट अगर आपका अच्छा अटेम्प्ट मतलब पकड़ है तो देन यू कैन गो फॉर एंड अगेन प्रिपेयर मतलब लाइक आप अपियर कर सकते हैं. ओनली थिंग इज लाइक अगर आप अपियर करते हो और आपका निकल जाता है तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप यंगेस्ट ऑफिसर बन जाते हो. और फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज द बेस्ट अटेम्प्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो आप सब कुछ नया होता है और आपका एकदम फ्री माइंड सेट होता है और आप एकदम अच्छे से लिखते हो. और जब इवन इफ यू गो फॉर द इंटरव्यू यू आर लाइक यू हैव अ वेरी एक एडवांटेज होता है बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में. तो इसके लिए मुझे हमेशा लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट. तो तो यू शुड स्टार्ट बिफोर वे बिफोर मतलब लाइक जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो तभी आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन. एटलीस्ट एनसीईआरटी से स्टार्ट कर लेना चाहिए. एंड 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 आफ्टर दैट वो जैसे ही आपका प्री निकलने लगता है तो आपको यूपीएससी में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से. तो देन यू शुड हो सके तो पीयर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या फिर ग्रुप डिस्कशन वैसा हो सके तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको कवर करना बहुत होता है एंड यू डोंट हैव टाइम कि मतलब आप एक एक चैप्टर एक एक पॉइंट बैठ के पढ़ सको. जब आप ऐसे कोई ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसमें आपके जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बोलते हैं वो मिल जाता है. कौन किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता है, कौन उस क्वेश्चन को कैसे समझता है. मे बी आप बहुत सारे लोग क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं कि हमने तो अच्छा सा एग्जाम लिखा था मैम, हमने फुल 20 क्वेश्चन लिखे थे, सॉल्व किए थे, ऑप्शनल में भी अच्छे से लिखा, बट आप हम क्लियर नहीं हो पाए. इसका मेन रीजन ये होता है कि आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं. क्वेश्चन को समझना यूपीएससी में थोड़ा ट्रिकी होता है. कभी कभी क्वेश्चन को समझ नहीं पाने से भी आप कुछ भी लिख के आ जाते हो उसके रिलेटेड. जो जैसे कम्युनलिज्म है तो आप लिख लिया, बट कम्युनलिज्म के रिलेटेड क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, प्रेजेंटली सिनेरियो पूछ रहा है कि उसको और आउटकम उसको मतलब चैलेंज कैसे किया जाए, चैलेंजेस क्या है, तो उसको समझना जरूरी होता है. तो ये समझने की जो ताकत आती है आपको ग्रुप डिस्कशन से आती है. आप 5 लोग लिख रहे हो, किसी ने किसी और तरीके से सोचा होगा उसको आंसर, तो आप फिर इसमें क्लैरिटी मिलती है कि हमको ऐसा लिखना चाहिए था. ओके, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था, इसका पॉइंट ऑफ व्यू में इसके पॉइंट्स में ये अपन उठा ले सकते हैं. तो नोट्स फटाफट बनते जाते हैं. एक क्वेश्चन आया है, प्रिपरेशन मिस्टेक अवॉइड. अच्छा, जो मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, यस मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए. बेटर है कि आप नोट्स अवॉइड करें. मतलब जो न्यूज़पेपर के रिलेटेड हम नोट्स मिलते हैं आजकल आके मार्केट में बहुत सारी नोट्स अवेलेबल मिल जाती है जो बना के मिल जाती है, तो बेटर रहता है वही पढ़े. यस न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए एज सच. न्यूज़पेपर के रिलेटेड आप सिर्फ नोट डाउन करके रखो, वो भी जो बहुत शॉर्ट में. जो लंबे चौड़े नोट्स के पन्ने भरते हैं अपन, मैंने भी एक मिस्टेक की थी. तो दिस वाज वन ऑफ द मिस्टेक. मुझे फील हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कहाँ बैकलैग हुआ. और सेकंड मेरा बीइंग अ हिस्ट्री ऑप्शनल आई कुड नॉट फोकस ऑन द मैप वाला पार्ट. 50 मार्क्स होता है मैप में, बट आई कुड नॉट फोकस ऑन दैट एंड दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन कि मेरा मेंस में थोड़ा कम नंबर आ गए थे. तो इसके लिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में छूटा था. सो दिस इज जॉब प्रोफाइल ऑफ आईआरपीएस. या पर्सनल सर्विस का ये है, रेलवे पर्सनल सर्विस नाउ विच इज कॉल्ड इज आईआरएमएस. इट इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द एचआर. हम लोग जैसे मैं पर्सनली आई एम वर्किंग एट नागपुर, अबाउट 12,000 एम्प्लॉयज है, उनका हम लोग पेंशन, सैलरी, प्रमोशंस, डीएनडे एक्शंस अगर जो भी होना होता है वो, एंड एवरीथिंग वी लुक आफ्टर द मतलब जो एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी होता है उनकी वेलफेयर एक्टिविटी वन ऑफ द मेजर रीजन है जो मुझे इस सर्विस के लिए अट्रैक्ट की थी. यू हैव सो मेनी, जैसे हम बोलते हैं कि आईएएस में बहुत सारा हम लोग वेलफेयर कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, वैसे ही आके इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज रहती है कि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. सो वी हैव समथिंग लाइक हम लोगों के ब्यूटिशियन कोर्सेज वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे वेलफेयर क्रेश है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं.
बैक टू बैक, जैसे सेमिनार्स लेते रहते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर कोई भी जैसे वुमेन्स डे हो तो वुमेन्स को सत्कार करना, बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज भी कंडक्ट थ्रू आउट, मतलब एक साल में कितनी वेलफेयर एक्टिविटीज हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं। एंड इवन वी अरेंज ट्रिप्स, ये कैंप्स वगैरह होते हैं जो रेलवे आके स्पॉन्सर करती है, तो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, तो उसमें से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक IRPS का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग वेलफेयर का देखते हैं। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस टू सम एक्सटेंट इट वाज ओके, मतलब एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू, बाकी दो इंटरव्यूज मेरे इतने अच्छे नहीं गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट इंटरव्यू जो भी होता है उसमें आप बहुत फ्रीली बता पाते हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हो। बाद में सेकेंड एंड थर्ड इंटरव्यू में आपको काफी हद तक डर लगा रहता है कि अभी होगा नहीं होगा। तो फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, मेरे मार्क्स भी अच्छे बने थे, बट मेरा मेंस में रह गया था, मेंस में कम हुआ था मार्क्स, तो क्यूमुलेटिवली आई कुड नॉट गेट इनटू। बट सेकेंड एंड थर्ड इंटरव्यू में आई कुड नॉट डू वेल, आई वाज ऑलवेज नर्वस कि होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे। तो थोड़ा बहुत ये रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे कि मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो मैंने मेंस में बहुत मेहनत की थी, तो क्यूमुलेटिवली मेरे को सक्सेस मिल गया। फिर आपकी एसए, जीएस एंड ऑप्शनल स्ट्रेटेजी मैम। एसए के लिए मैंने आई वाज कमिंग टू दैट। जीएस का अगर आप मेरे को मेंस का पूछ रहे हो तो जीएस के लिए आई वुड रिकमेंड, अगर आपके ग्रुप 2-3 लोगों के मिलके ग्रुप बन जाते हैं तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। सिलेबस का एक पार्ट उठाइए, वो सिलेबस का एक पार्ट उठाने के बाद में उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको उठा के सॉल्व करने की कोशिश करिए आंसर राइटिंग में। हर हर दिन 5 या 6 क्वेश्चंस लिखना है कंपल्सरली, एंड देन उसके बाद में बैठ के पीयर डिस्कशन करना है कि इसके और क्या हो सकता था करके, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल होते हैं तो वो हमेशा हेल्प करते हैं एक दूसरे को कि यार ये पॉइंट इस तरह से भी लिखा जा सकता था, या फिर जैसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ये वाला एस्पेक्ट्स निकालने होते हैं, तो दैट यू कैन डू वन थिंग। से हाँ, ऑप्शनल स्ट्रेटेजी हिस्ट्री ऑप्शनल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो इट टेक्स अराउंड 4 मंथ्स, मिनिमम 4 मंथ्स, या फिर मिनिमम नहीं, मोर देन 4 मंथ्स एक्चुअली। तो 4 मंथ्स प्लस यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मैप, जो कि मेरी गलती हुई थी, मैप मैंने नहीं ध्यान से किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैप में आराम से आपको 40, मतलब 50 पे की 40-45 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, तो वेरी स्कोरिंग पोर्शन रहता है। और हिस्ट्री ऑप्शनल में यू यू कैन इधर अच्छी कोचिंग क्लासेस लगा लो, या फिर आपको खुद से पढ़ना तो इग्नो के नोट्स अवेलेबल है, कुछ उपिंदर सिंह के नोट्स वगैरह ये सब अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप खुद से भी कर सकते हो। बट देन इफ यू आर गोइंग फॉर अ कोचिंग तो हमेशा ये रहता है कि आपको डायरेक्शन अच्छी मिल जाती है, आपको पाथ इंस्ट्रक्शंस देने वाला कोई होता है, आपको बताने वाला कोई होता है, आपके जो आंसर्स होते हैं उसमें सुधार लाने वाला कोई होता है। एंड सेकेंड, मैंने स्टडी IQ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी थे उसके पूरे सॉल्व किए थे, एंड उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या होता है वो बना के दिया था, तो दैट हेल्प मी अलॉट। ऐसे बहुत बार होता है कि वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो इन हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत सारे दो क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, सो दैट दैट अकॉर्डिंगली मैं लकी थी, उस टाइम मैंने क्वेश्चंस पढ़ के गए थे और मैंने वही जैसे कि लिख लिया। एंड जीएस की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप पहले से सारी नोट्स बना के रखो, मतलब नोट्स इन द सेंस शॉर्ट, मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगी, कंटेंट क्या होगा मेरा, एंड कंक्लूजन क्या होगा, ये तीनों चीज अगर आपकी रेडी रही, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन आपको 7 मिनट में लिखना होता है, आपके पास सोचने का ज्यादा टाइम नहीं होता है। वन थिंग इज लाइक, हाँ सोचने के लिए आप कंटेंट मेन वाला जो डेटा होता है, मेन मेन पार्ट, उसमें अगर आप सोचे तो ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बेटर है कि आप जैसे जो भी है उसके रिलेटेड डेटा या फैक्ट लिख के रखें और जस्ट वॉमिट इट। आई एम टेलिंग यू लिटरली वॉमिट करना है आपको, क्योंकि 7 मिनट में पॉसिबल ही नहीं होता आप इतना सोच पाओ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी आ जाते हैं, तो बेटर रहता है कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड इतना करके जाओ। अ, मैंने भी सारे जो भी सिलेबस में एक एक लाइन थी उस सब के रिलेटेड एक मैंने इंट्रोडक्शन बना लिया था, नोट्स बना लिया था, और मैं ये फैक्ट्स लिख सकती हूँ, ये डेटा लिख सकती हूँ, ये पहले से बनी हुई थी मेरे पास। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने अपना फैक्ट्स लिखना है बस, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा है और फैक्ट आप कुछ और लिख रहे हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको फैक्ट लिखना है, एंड कीप रिवाइजिंग थिंग्स। आप जितना ज्यादा रिविजन करोगे आप उतना ज्यादा, मतलब हर बार एक आंसर आंसर लिखने के बाद 5 क्वेश्चन लिखने के बाद आप वापस गो बैक करिए, मतलब अपने नोट्स को जाके देखिए, फिर आप सोचिए कि
अच्छा मैं ये क्वेश्चन के लिए ये आंसर, मतलब ये क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट लिख सकती थी, मेरे पास ये फैक्ट अवेलेबल था। जैसे आप वो गो बैक करना स्टार्ट करेंगे तो यू मतलब आपका जो मेमोरी पावर वो भी बढ़ जाएगा, वही रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया तो आप फटाफट वो डेटा उठा के डाल दोगे, तो ये चीज हो जाएगी आपके लिए। हाँ, सो मैम राइट नाउ दैट्स ओनली IRMS नॉट IRPS। नहीं, IRMS ही है, IRPS नहीं है अभी। IRMS नाउ इंक्लूड्स बोथ द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सर्विसेज। जो टेक्निकल पार्ट वाली जो मैकेनिकल सिविल सर्विसेज भी है, जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू लगती है वो, और सिविल सर्विसेज के थ्रू दोनों मिलके IRMS बनते हैं। Average time required to complete entire GS syllabi. And they say with respect to take on humanities optional with respect to scoring marks. Yes, अगर आप एवरेज टाइम देखेंगे तो यू नीड मतलब 5 to 6 5 months तो मिनिमम फॉर द ऑप्शनल, एंड GS और SC का मिला के आपको लगता ही है, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है, तो 1 साल में हो सकता है, या फिर मिनिमम तो 6 months लगते ही आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करने को अपने आप को। तो 6 months + 5 months तो ऑलमोस्ट 1 साल का एक टाइम पीरियड लेके चलिए। तो आप ह्यूमैनिटीज पे ऑप्शनल, यस, ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में फ़ायदा ये रहता है कि मतलब एक काइंड ऑफ जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री GS1 में आके रिपीट होता है, मतलब जो हिस्ट्री ऑप्शनल में मैंने पढ़ा था GS1 में, और हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें के बेस होती है। अगर आपको कोई चीज़ का कुछ पता नहीं होता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो हिस्ट्री से, तो ऐसा ऐसा हुआ था अभी, लाइक कुछ जैसे GS1 में रिलेटेड सोसाइटी के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे वेदों में ऐसा था, या फिर हमारे लाइक जो एंशियंट इंडिया में ऐसा था, मिडिवल इंडिया में ऐसा था, इसकी वजह से आज वुमेन की हालत डिक्लाइन होती गई। तो कहीं से भी आपको हिस्ट्री में हेल्प मिलती है अगर आपका हिस्ट्री थरो रहा तो इसके लिए मैं बोलूँगी हाँ, स्कोरिंग मार्क्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहता है ह्यूमैनिटीज, बिकॉज आई वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड आई सेलेक्टेड हिस्ट्री ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड ऑब्वियसली ये रहेगा कि हिस्ट्री विल, ये मतलब क्या होता है GS1 में भी रहता है, और GS2 या GS3 कोई भी ले लो, जैसे गवर्नेंस का एक क्वेश्चन आ गया समझ लीजिए, बट उस गवर्नेंस के रिलेटेड आपको कुछ पता नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हो कि एक अच्छे गवर्नर कौन था, एक अच्छा मतलब रूलर कौन था, उसके रिलेटेड लिखते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये हमेशा आपको हिस्ट्री से एज मिलता है। एंड एग्जामिनर भी ये देखता है, ये जब ये अप्रोच देखता है कि अपन ने हिस्ट्री से स्टार्ट करके फिर उसको प्रेजेंट सिनेरियो में लाया है, तो हमेशा उसको लगता है कि हाँ, इसके नॉलेज है तभी वो कि इतना सोच पा रही है और लिख पा रही है, ऐसा। मेरे आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए मैंने, जैसे कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन एंड ये तो पकड़ लीजिए, और हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर आप लिख रहे हो तो एक रिफ्लेक्शंस का क्या होता है, जो भी आप मोस्टली आके दीन इलाही के बारे में लिखेंगे, या फिर कुछ अशोका की पॉलिसीज के बारे में लिखेंगे, धम्मा के बारे में लिखेंगे, उसको रिफ्लेक्शन करते टाइम में, रिफ्लेक्शन मतलब अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो में उसका कैसा यूज होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये आप थोड़ा सा लिख लेंगे अंत में, तो आपका आंसर को क्या बोलते हैं, प्लस पॉइंट, प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन था अशोका के धम्मा के रिलेटेड, तो उसमें मैंने लिखा था कि अशोका के धम्मा की आज आज बहुत ज़्यादा लाइक नाउ इट्स टाइम की, मतलब अभी हम उसको बहुत ज़्यादा उस पॉलिसीज को वापस उसको ये करें। अनेकांतवाद के बारे में लिखा था कि मतलब अनेकांतवाद जो थिंकिंग होती है कि ट्रूथ हैज मेनी फेसेस, तो ये अभी की बहुत ज़रूरत है। अहिंसा, ऐसे सब क्वेश्चंस को मतलब मैंने लिखा था लास्ट लास्ट में, ताकि उससे एक अलग थिंकिंग जाती है, एग्जामिनर को एक पॉजिटिव अप्रोच मिलता है। आपका जो भी आंसर रहेगा उसमें एंड में जो कंक्लूजन रहेगा उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए। निराश करने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, बट जो पॉजिटिव आंसर दे पाएगा वही जीत पाएगा, मतलब वो उसको ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, कंसिस्टेंसी कम्स व्हेन यू आर मोटिवेटेड, मतलब अगर आप अच्छे से मोटिवेटेड रहेंगे तो आपका कंसिस्टेंसी कहीं नहीं जाएगी। सेकंड चीज, हमेशा ये सोचिए कि ये लक्ष्य, अगर मैंने यूपीएससी लिखना है सोचा है, तो मेन रीजन क्या था, मुझे यूपीएससी लिखने के लिए मेन रीजन था कि मुझे कुछ अच्छा करना था। तो आप जब भी आप वो सोचेंगे, बैक ऑफ द माइंड आपके ये चलता रहेगा, तो आपको कंसिस्टेंसी आराम से मिलेगी, आप कहीं भी भटकेंगे नहीं। तो ये कंसिस्टेंसी का रीजन रहता है। सेकेंड थिंग, यस, कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो और दूसरे दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको मैं लिख के देती हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, आपका क्लियर नहीं होगा। एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी फॉर 7 to 8 hours, एवरेज लेके चलिए। हाँ, जिस दिन आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आप नहीं हो पा रहा है मुझसे, उस दिन ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेना चाहिए।
एक दिन घूम के आइए, मस्त कहीं मूवी देखिए, कुछ भी देखिए, घर पे रहिए, जो भी करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। बट नेक्स्ट दिन से वो याद रखिए कि मैंने कल एक दिन वेस्ट किया है, मुझे गिल्ट फीलिंग है, उसको गिल्ट फीलिंग लीजिए एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन। अगर आप गिल्ट फीलिंग ही नहीं लेंगे तो आप ऐसे मतलब आराम से चलता रहेगा, चलती रही गाड़ी, ऐसा हो जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि आप एवरेज तो इतना टाइम पढ़ना ही है अपने को। इंटरव्यू के लिए यू कैन डैफ अपना देखिए, डैफ के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस उठाइए, मतलब अपने अपने खुद सोचिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, और बी ट्रू टू योरसेल्फ। मतलब ऐसा नहीं कि आप डैफ में कुछ भी लिखे जा रहे हो, जैसे अपनी हॉबीज होती है, अपना अचीवमेंट्स होता है, ये सब चीज़ आके आपको पता है कि आपने अचीव किया है, वहाँ पे कुछ झूठ मत लिखिएगा। हो सके तो कन्विक्शन, क्योंकि जब आप आंसर देते हो तो आपकी आंखों में कन्विक्शन दिखना चाहिए कि मतलब मैंने ये किया है करके मैं ये बोल पा रही हूँ, तो बोल रही हूँ या रहा हूँ। तो कन्विक्शन तब आएगी जब आप आके उसने उसमें एग्जैक्टली अपने, जैसे कि मैंने एक लिखा था एजुकेशन के रिलेटेड कि मैंने ये सो एंड सो एनजीओ के साथ वर्क किया, तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने क्या क्या किया था। सिंस आई हैड वर्क विद दैट एनजीओ, और मैंने लिटरली मैं उस टाइम पे वहाँ पे ही रहती थी, मतलब काफी काफी हद तक मेरा टाइम वहाँ पे डोनेट किया था मैंने, अपना मतलब अपने आप को डोनेट, मतलब ये किया था अच्छा। तो मैं कन्विक्शन से आंसर दे पाई मैं। हाँ, वो अलग बात थी, मेरा डर मुझे था कि मैं हमेशा डरती रहती थी, तो इसके लिए मेरा बैकफायर हुआ। बट अदरवाइज आपका कन्विक्शन रहता है तो आपकी आंखों से उसको दिख पड़ता है, मतलब जो लोग वहां बैठे हैं उनका 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है, अगर आप झूठ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बोलोगे तो वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे। तो इट्स बेटर कि डैफ प्रिपेयर करिए, मॉक इंटरव्यूज लीजिए। मॉक इंटरव्यूज हो सके तो 1-on-1 लीजिए, कोई एक्सपीरियंस्ड मतलब जो ऑलरेडी सर्विस में हो, उनसे 1-on-1 हो सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यूज भी सिलेक्टेड मॉक इंटरव्यूज में ही जाइए, ऐसा नहीं कि सारे मॉक इंटरव्यूज अटेंड करना है। समटाइम्स मॉक इंटरव्यूज मोटिवेटिंग से ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि मतलब आप सारे मॉक इंटरव्यूज ना दे रहे हो। एंड यस, उस टाइम पे करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोर दीजिएगा इंटरव्यू के टाइम पे, जो भी करंट में सिनेरियो चल रहा है उसके रिलेटेड आप लिख के रखिए अपने पास कि ये चीज़ें हो रही है, और इसमें आपका क्या हो सकता है। मतलब ऐसा बहुत बार पूछा जाता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपका ओपिनियन पूछते हो, तो फिर आप कुछ ना कुछ बताएंगे। तो समटाइम्स हाँ, यू डोंट हैव एन ओपिनियन तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यू मतलब आपको इस जवाब का मतलब सवाल का जवाब नहीं पता है, जैसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं तो नहीं पता, तो नो नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसमें आपको थोड़ा अपना ओपिनियन देना होता है कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए इसमें और पॉजिटिव। वही सेम चीज आप बताएंगे, जो ऑलरेडी पता है वही चीज बताएंगे। बट इट्स ओके, मतलब वो बोलेंगे कि आप तो यही चीज बता रही है, कुछ नया नहीं बता रहे। बट ठीक है ना, कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इन टू द सर्विस, सो यू डोंट नो कि मतलब उसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है करके। जो आपको पता होता है, आपने बुक्स में से पढ़ा है, वो चीज को आपको पता होती है और आप बता रहे होते हैं। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल कि आप वही चीज रिपीट कर रहे हो जो पता है ऑलरेडी। देन हाँ, मतलब हो सकते तो कोई इनोवेशन लाने की कोशिश करिए, मतलब कोई इनोवेटिव आपके पास सॉल्यूशन हो तो वो क्या बताइए। तो वो काफी खुश हो जाते हैं उससे, मतलब लाइक उनको लगता है कि लाइक शी इज एबल टू थिंक, मतलब लाइक ऑल्दो मतलब लाइक अभी पोजीशन में नहीं है, चेयर पे नहीं बैठी है, फिर भी वो सोच रही है कि इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इनोवेशन लाने की कोशिश करिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चीज क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो कैसे डील करें। क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो देखिए, एक तो ये हो सकता है कि आप उसके रिलेटेड जो भी है पढ़ा होगा उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाऊँ तो क्वेश्चन छोड़ भी दीजिए। आपको लिटरली कुछ नहीं आता है, मतलब उसके बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं है, बहुत ही फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, तो देन लीव इट। और सेम थिंग अगर आप फिल्म्स में भी आपके 100 क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि 90 अटेंड करने हैं, जरूरी नहीं कि 80 अटेंड करने हैं, जरूरी नहीं 70 अटेंड करने हैं। इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन की हार्ड मतलब जो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ लीजिए मेरे टाइम में पहला जो पेपर था बहुत इजी आया था, तो आई कुड अटेंड टिल 90। सेकेंड टाइम नहीं आया था, तो आई वॉज सो मतलब लाइक वरीड कि मतलब 75 मैक्सिमम 70 क्वेश्चन ही अटेंड कर पाए। बट माई एक्यूरेसी लेवल वॉज वेरी गुड, तो मुझे अच्छे नंबर मिल गए, 70 में से 66 समथिंग राइट थे, तो आई वॉज एबल टू स्कोर 130। तो मेनली इट डिपेंड्स ऑन आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने अटेंड करने चाहिए। डिफिकल्टी देखिए पेपर का, उसके बाद में पहले पहले पूरा पेपर पढ़ लीजिए, फर्स्ट 1 घंटे में आप पूरा सॉल्व कर लीजिए,
जो आपको श्योर पता है कि इसका आंसर यही होने वाला है, और वो क्वेश्चंस होते हैं हमारे 40 के आसपास। उसके बाद सेकेंड टाइम वापस आप जाइए जिसमें आपके 2 ऑप्शंस में डाउट हो, तो वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो मे बी वो होंगे समझ लो 20 एक 30 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर उसके बाद में आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज डोंट अटेंड। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल हाई होंगी, इसके लिए आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने अच्छे से तैयारी करके रखी है और आपको लगता है मतलब, तो फिर आप आराम से अटेंड कर पाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको आंसर देना है, ना कि लोग अटेंड कर रहेगा कि मैं भी सारा अटेंड कर लूँ, है ना। How to analyze when it comes to learning the publishing constant and as well as fishing the. मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2014 में, इमीडिएटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन। और मैंने कोचिंग ली थी, जैसे कि मैंने बताया था, चेन्नई से कोचिंग ली थी। और उसके बाद आई केम टू दिल्ली ओनली फॉर 2 मंथ्स, वो भी इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू के पहले। तो आई टुक इन मॉक इंटरव्यूज इन बाजीरा वगैरह, केएसजी में, ऐसा प्रिपरेशन कर स्टार्ट की। और 2019 में मेरा फाइनल, बीच में मैंने बताया था जैसे कि मतलब 2017 में शादी हुई, 2018 में बेबी हुई। तो इन दैट अटेम्प्ट, 2018 वाले अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट आई डिड नॉट अटेंड मेंस, मतलब मेरे को मेंस देने की इच्छा नहीं थी, तो आई स्टॉप्ड। What strategy should be there to prepare with other institutional courses? See, other institutional courses, स्ट्रैटेजी सेम होती है, मतलब स्ट्रैटेजी नहीं, मतलब लाइक थंब रूल तो यही होता है कि लाइक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट एनफ, देन लाइक आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं जाके गड्ढे में गिरोगे। यूपीएससी हो या बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी की, परसिवरेंस, एंड यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस को अच्छे से देख लेना। सिलेबस आप अच्छे से देखते नहीं हो, फिर आप बोलते हो कि यार ये क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया, ये ऐसा नहीं होता। वो मेनली उस सिलेबस के आसपास ही घूमेगा। तो अगर आपने सिलेबस को थरोली बना के रखा है, नोट्स बना के रखे हैं, तो उसके सिलेबस के आप आराम से कुछ ना कुछ तो आंसर दे ही पाओगे। मैप्स को कैसे याद करें? हाँ, मैप्स को कैसे याद करना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप हमेशा अपने जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पे आप मैप्स का मतलब मैप लगा लीजिए, इंडिया का फिजिकल मैप लगा लीजिए और एक वर्ल्ड मैप लगा लीजिए। और जैसे ही आप कुछ पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, तो आप उसको इमीडिएटली देखिए कि वो कहाँ आ रहा है, उसके आसपास कौन सी रिवर्स है, उसके आसपास कौन सा माउंटेन्स या फिर वैलीज वगैरह कुछ भी है रिलेटेड, या फिर उसके आसपास ऐसे कोई दूसरी जगह है जो आके नोन है, जो एंशियंट इंडिया में नोन है या फिर एंशियंट टाइम में नोन है, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सीरिया का कुछ एक सिटी था डमास्कस का, तो वो आया था क्वेश्चन में। तो मेनली उस टाइम पे करंट अफेयर्स में काफी चल रहा था। तो करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन, जो भी चीजें, जो भी जगह आ रही है, उसको तो पक्का नोट करके रखिए। फिर उसको ऑल्सो ऐसा भी नोट करके रखिए, समझ लो एक ही कंट्री के 3-4 सिटी का बार बार नाम आ रहा है, तो ये नोट करके कि ऊपर से नीचे, मतलब नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ये 2 चीजें याद रखिए आप हमेशा, कि ये सिटी इसके पास है, ये इस सिटी इसके पास है। या फिर इवन नेशनल पार्क्स है, उसके रिलेटेड कोई जहाँ पे नेशनल पार्क होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया के कोई सिटी के बारे में आ रहा है मतलब कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर में, तो जस्ट सी कि नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क है तो उस नेशनल पार्क कोई न्यूज़ में है क्या, नेक्स्ट वहाँ कोई रिवर है, वहाँ कोई इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है क्या, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सिटी देखना है तो सिटी देख के छोड़ दिया, उसके रिलेटेड जितना भी चीज़ें होंगी, माउंटेन से लेके सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट, 3 थिंग्स। इफ यू आर मतलब प्रीलिम्स के लेके, प्रीलिम्स में तो आप फर्स्ट 1 आवर तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपको थरोली आते हैं। फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स, मतलब लाइक आप ऐसे सोचिए कि हमेशा कि मेरा 1.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर मत सोचिए, 1.5 घंटे या फिर 1 आवर 45 मिनट्स का ही पेपर है। तो 1 आवर 45 मिनट्स का हमेशा दिमाग में रखोगे तो आपका फास्ट होगा। देन यू हैव 15 मिनट्स लीवे रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए। सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा अच्छा हो जाता है। आंसर राइटिंग भी आप जैसे इमीडिएटली आफ्टर द प्रीलिम्स स्टार्ट आंसर राइटिंग, इररिस्पेक्टिव आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। हमेशा लोग ये कहते हैं मैम मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो मैं अभी आंसर राइटिंग नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, क्योंकि वो डरते हैं कि आंसर राइटिंग होगा तो मैं यार मैं लिख नहीं पाऊंगा, फिर
पर ये अच्छा है ना, better to sweat practice than like bleed in एग्जाम सेंटर, तो जो भी है मतलब भी प्रैक्टिस कर ले, भले ही आपको नहीं आता होगा, नो प्रॉब्लम। दो पन्ने का पेपर, दो पन्ने का आंसर आप एक पन्ने में लिखेंगे, बट एटलीस्ट यू नो कि लाइक आपकी वीकनेस का है, आपकी स्ट्रेंथ का वीकनेस का है, ये पता चल जाएगी। एंड वंस यू गेट टू नो, यू कैन वर्क ऑन इट। बहुत बार ये होता है कि हमको पता ही नहीं होता कि हमारी वीकनेस का है, हमारी स्ट्रेंथ का है, तो हम आके अपना मतलब चलता रहता है। बट आपको जब तक वीकनेस नहीं पता होगी, जैसे कि मुझे पता था कि आंसर राइटिंग में मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, हमेशा मैं एक ही एस्पेक्ट पे ज्यादा भागती थी, वो है हिस्ट्री का रिलेटेड और सोसाइटी सोशल। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये वाला थोड़ा कम आता था, तो मुझे हमेशा पता था कि मुझे यहाँ पे इस पे फोकस करना है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग विद पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड देन आई स्टार्टेड विद द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड दिस सो एंड सो। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, अपनी वीकनेस पता हो तभी आप आके उस पे विजय मतलब लाइक उस पे वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट दैट, हाउ टू मैनेज टाइम। या आपका डेली का स्टडी शेड्यूल कैसा रहता था मैम? या इनिशियली व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, तो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 10 to 12 hours, मतलब विद क्लासेस, क्लास थी 5 to 6 hours, देन आने के बाद में फ्रेश होके पढ़ना स्टार्ट होता था। बट वंस जॉब लग गई 2017 में, जॉब और शादी दोनों था, तो फिर उसके बाद आई मतलब मुझे पता था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मेनली क्या क्या पढ़ना है। तो माई हस्बैंड वाज आल्सो स्टडिंग विथ मी, ही यूज्ड टू सपोर्ट मी इन दैट वे आल्सो, कि मतलब मैं उनको सिखा रही हूँ ऐसे। तो दिस वे वी कुड मैनेज टू स्पेंड 3 to 4 hours। ऑफिस से आने के बाद जैसे बच्चों का वगैरह खत्म हो जाता था, एंड ऑब्वियसली माई इन लॉज, माई मदर इन लॉ वाज देयर, तो शी हेल्प मी अ लॉट कि तो मैं आई वाज एबल टू take time out of my busy schedule and then I used to study for 3 to 4 hours। and since आके ऑलरेडी आपने एक अटेम्प्ट दे रखा होता है, एक दो अटेम्प्ट दे रखे होते हैं, तो आपको इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, यू कैन मतलब मैनेज कर पाते हो। तो ये शेड्यूल था मेरा, 3 से 4 घंटे। और बाकी टाइम जब भी हम लोग खाना भी खाते थे, तो सिंस ही वाज आल्सो स्टडीइंग विद मी, तो ही यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू हिम। हम कुछ भी पढ़ लेते थे, वो उसको क्वेश्चन बनाने की ये कला होती थी हमारी। जो जैसे अब एमसीक्यूज बना बना के क्वेश्चन पूछते थे एक दूसरे को, तो इससे काफी बारीकी से पढ़ना बोलते हैं ना, वो होता था। मतलब मुझे पता था कि मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगी और इनको पूछूंगी, ये कैसे आंसर देते देखूंगी, या फिर वो भी बना करना। तो इससे मुझे ज्यादा हेल्प मिलती थी कि क्वेश्चन बनाने की, जो हर चीज जो पढ़ते हो उसमें अपने आप भी सोचिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे। इफ यू आर स्टडिंग अबाउट लेट्स से गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकती है कि ये स्कीम किसकी है, एक स्कीम कब लाई गई थी। हाँ अच्छा, ये पूछ सकते हैं, ये स्कीम कौन से गवर्नमेंट के अंदर लाई और कौन से गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, कब कौन से साल में शुरुआत हुई, कौन से बाद साल में जैसे बंद हो गई है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें पढ़ते जाएंगे। और ये स्कीम पर्टिकुलरली कौन से वर्ग के लिए है, मतलब कौन से सेक्शंस के लिए है, वीकर सेक्शंस है, विमेन के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, किसके लिए है, ये थोड़ा थोड़ा आप देखते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बनाने की जो आदत बनेगी, तब आप आके अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। कोचिंग लगाना जरूरी होता है क्या? आपका डेली कोचिंग, कोचिंग यस, मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग होती है तो आपको डायरेक्शन मिलती है, बट इट डिपेंड्स। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बिना कोचिंग के भी कर रहे हैं एंड दे हैव क्लियर्ड विद गुड रैंक। तो इट डिपेंड्स, मतलब आप अगर आप खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। बट मेरा पर्टिकुलरली अगर आप मेरे को एक्सपीरियंस पूछेंगे, तो मुझे कोचिंग से हेल्प मिली थी, क्योंकि आपके पास टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं हर बार। आंसर राइटिंग में भी आपका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, क्योंकि एवरी टाइम यू डोंट हैव दैट ग्रुप डिस्कशन वाला थिंग नहीं होता है। तो आप किससे लिखोगे, कि मतलब लिखने के बाद में कैसे पता चलेगा कि सही है गलत है, आप जो पढ़ रहे हो सही है गलत है। कभी आपको डिमोटिवेट हो जाते हो, तो आपको मोटिवेट करने के लिए कोई होना चाहिए। तो तब कोचिंग के जो टीचर्स होते हैं, जो जिनको आप फैमिली बना बैठते हो, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। एंड जो भी आपके साथ में जो पढ़ते हैं सीनियर्स होते हैं, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी सब उनसे भी थोड़ा कभी बात कर लीजिए मतलब। तो उससे क्या होता है, उनकी जो गलतियां होती हैं हम नहीं करते हैं। वो शायद उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट लिख लिए होंगे, तो उन्होंने बताया होगा कि आप ऐसा मत करिएगा, ऐसे पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा। तो कभी कभी वो जो क्या बोलते हैं, दूसरों की मिस्टेक्स हमारे लिए मतलब एक सबक हो जाती है कि एटलीस्ट हमको ये मिस्टेक नहीं करनी है। एंड यस, लिसनिंग स्किल्स रखिए अपनी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोले जा रहे हो, सुनना भी होता है कि कोई बोल रहा है आपको कि मतलब ऐसा मत करो श्वेता, लाइक डोंट डू दिस, राइट दिस टाइप ऑफ आंसर, ऐसे जो भी है। तो लिसनिंग स्किल रखिए, मतलब खुल के सुनिए
कि अगर ये बंदा बोल रहा है, डोंट थिंक कि मतलब इसने यूपीएससी क्लियर नहीं किया, ये क्यों मुझे भाषण दे रहा है। नो, अरे वो नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बोल सकता है। उसका उसका एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा है आपसे, तो इट्स बेटर कि आप हमेशा उनकी बात सुनें और उसको अपने शेड्यूल में, अपने जो प्रिपरेशन है उसमें यूज़ करें। आईआरपीएस का प्रमोशन पहले असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होता है, फिर 2-3 इयर्स में ही आके डीपीओ मिल जाता है। एंड और प्रमोशन काफ़ी फास्ट है। एंड एंड वन मोर थिंग, सिंस आपके जोन कन्फाइंड रहते हैं इनिशियली फॉर 2 to 3 मतलब 9 to 10 years, तो आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, आप घर के पास भी रह सकते हो। एंड अच्छा वेल डिफाइंड जोन रहने की वजह से आपको पता होता है कि आपको यही 3 सिटीज में घूमना है, जो भी 3-4 सिटीज जो होती है। प्रमोशंस में भी फास्ट प्रमोशंस है। एंड यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपना दूसरा हॉबीज, एंड अगर आपको पढ़ाई करनी है तो वो भी कर सकते हो। डेपुटेशन में आफ्टर 5 years यू बिकम एलिजिबल फॉर डेपुटेशन, यू कैन गो टू दिल्ली ऑल्सो। सो इट्स ओके। कुछ क्या कुछ नहीं। मेरी आईआरपीएस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आई स्टिल मतलब लाइक हमेशा याद करती हूँ मैं उस दिनों को, क्योंकि यू गेट टू गो यू गेट टू रोम अराउंड, मतलब सो मेनी प्लेसेस। आप लाइक 67 समथिंग 68 डिविजन्स है, यू कैन गो टू एटलीस्ट 5 से 10 डिविजन में आप घूम सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे चेनाब का प्रोजेक्ट है, हम वहाँ भी गए, नॉर्थ ईस्ट के जो डिविजन्स है वो देख के आए। वहाँ पे रेल सेवा कैसे दे रही है हम लोग, और जो हिली एरिया में जो ट्रेन चल रही है उसका भी नजरिया देखने मिल जाता है, कोंकण रेलवेज। तो काइंड ऑफ और आप ऑल्सो दे हैव दिस इरकॉन है, उनके रिलेटेड जो भी सब सब है सब्सिट्यूट कंपनी से, जैसे आईआरसीटीसी, आपको वहाँ पे भी जाने मिल जाता है, आपको वहाँ पे एक काइंड ऑफ नया एक्सपोजर मिलता है। रेल टेल है, ये सब जगह आपको घूमने मिल जाती है, देखने मिल जाती है, वहाँ से लोगों से सीखने मिलता है। इवन यू कैन गो टू मेट्रोस, मतलब ये कुछ कुछ पार्ट होता है। तो जितना हो सके आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होती है उसमें आके आपको घूमने मिलता है, एंड लोगों से सीखने मिलता है। हर जगह का एक डिफरेंट वर्क कल्चर होता है, तो वर्क कल्चर से सीखने मिलता है कि आपको क्या क्या अपने जाने के बाद, अपनी पोस्टिंग होने के बाद में अपने वर्क कल्चर में मतलब क्या क्या बदलाव लाना है, क्या क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। मेरा कोई दोस्त नहीं है ऐसी तैयारी में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा अगर आपकी तैयारी वैसे कोई दोस्त नहीं है, आप अकेले ही काफी हो। महात्मा गांधी ने जंग अपनी जब स्टार्ट की थी तो अकेले ही चले थे। तो अगर आपका दोस्त नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाते हैं दोस्त। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अकेले ही आप काफी हो। ओनली थिंग कि आपको कंसिस्टेंटली मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको पढ़ना है। और ये सोच के पढ़ना है कि मतलब मैं कुछ अच्छा करूंगा, ये नहीं सोचते हुए ना कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, यार मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी, लिख पाऊंगी नहीं लिख पाऊंगी, ये सब बाद में की बात है। एग्जाम के डे तक आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको 100% देना है, अपने एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन 100% रखनी है। जो होना है नहीं होना है, एग्जामिनर को क्या पता कभी आपका आंसर पसंद नहीं आएगा, आपने कुछ लिखा है कुछ नहीं पसंद आएगा, तो दैट यू कैन नॉट, मतलब उसके लिए आप कुछ जिम्मेदार नहीं हो, राइट। सिविल सर्वेंट के लिए अच्छी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये होती है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। इफ यू आर लाइक सी सिविल सर्वेंट, मतलब नेम इटसेल्फ इज लाइक यू आर सर्विंग द पीपल, सिविलियंस को सर्व कर रहे हो, तो इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, इफ यू आर नॉट इंटीग्रेटेड टुवर्ड्स योर जॉब, देन इट्स वेस्ट ऑफ, मतलब लाइक आप अंदर घुस के भी, सिस्टम में घुस के भी आप सिर्फ कुछ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। थोड़ा बहुत जितना भी है अपने, हमको ये सिखाया गया था, अपना एरिया ऑफ सर्कल बना लीजिए। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एवरीथिंग यू कैन चेंज एवरीथिंग, बट एटलीस्ट इन योर एरिया ऑफ सर्कल, एटलीस्ट जो 200 लोग 100 लोग आपके नीचे जो इमीडिएटली लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करिए, उनके साथ बैठिए, उनको हमेशा समझाइए कि आप इसको, इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें से आपको फ़र्क पड़ेगा, मतलब आपको लगेगा कि आपका जो वर्क कल्चर है, काफ़ी वर्क एनवायरनमेंट है, काफ़ी सुधार आ रही है। हमारे इसमें बहुत सारी बार ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि प्रमोशंस थोड़ा लेट हो रहा है, तो हम उनको, उनकी जो जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका प्रमोशन है, मैंने ऐसे ही लेट किया, या फिर मैंने आपके अपार में अच्छे से नंबर नहीं दिए, तो आपको कैसा बुरा लगेगा।
तो समटाइम्स ये जो कंपैशन वाली बात, ये वाली बात है, उससे को बोल के मोटिवेट करना होता है, ताकि आपके जो लोग काम कर रहे हैं आपके नीचे, वो भी मोटिवेटेड फील करे। हाँ, वी मतलब कुछ कुछ क्रिएटिव चीजें करनी होती है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लाइए, कुछ डिफरेंट चीजें लाइए, जो एम्प्लॉयज अच्छा कर रहे हैं उनका सत्कार कीजिए। हाँ, मे बी बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं, रेलवे रेलवे में बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो आपके ऑफिस में 100 लोग, 2 लोग, 200 लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में उनका सत्कार करिए, उनके बारे में बताइए, तो वो बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। तो इन दिस वे एक अच्छा क्वालिटी रहता है सिविल सर्वेंट के लिए, कि मतलब आप लोगों को मोटिवेट करते रहिए, एंड ऑल्सो बी ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेटेड। CAPF, no, no, I have not given CAPF or any other exam. I have focused only on this. नोट्स टेकिंग के लिए आई हैव ऑलरेडी सेड कि नोट्स टेकिंग इट्स नॉट कंपलसरी कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स लीजिए। बेटर आपके जो मैगजीन्स होंगे, जो भी मंथली मैगजीन्स आती है, उसको पढ़िए। एंड यस, आप एड ऑन करते जाइए, जो भी मंथली मैगजीन आती है उसमें एड ऑन वहीं पे लिखते जाइए कि इसके रिलेटेड मैंने और क्या क्या पढ़ा था, वो कंसोलिडेट होता जाएगा। या फिर ऑल्सो नाउ पीपल यूज वन वन नोट या फिर एवर नोट भी यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो आपके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है आपने कुछ लिखे होंगे, तो सब एक जगह पे कंसोलिडेटेड मिल जाता है। rather than नोट्स में क्या होता है कि आपने कहीं और लिखा है कुछ पॉइंट्स, कुछ और पॉइंट्स। तो हाँ, कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 चीजें पढ़ते हो, 10 अलग अलग जगह पे लिख के रखते हो, नो, डोंट डू दैट। राइट इन वन प्लेस इटसेल्फ। वो स्टिक नोट्स आते हैं, आप वहीं पे लगाइए, चिपकाइए, और वहीं वहीं पे लिखते जाइए। और जैसे जैसे आप रिविजन स्टार्ट करेंगे, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा, मैंने इसके बारे में यहाँ पे भी पढ़ा था। टेक दैट नोट्स, राइट इट, मतलब लाइक उतार लीजिए अपने इसमें। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप हमेशा अपने नोट्स को कंसोलिडेटेड रखिए। स्टैटिक मटेरियल का अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। स्टैटिक मटेरियल्स आपके पास बुक्स, जो 15 बुक्स मैंने बोला है कि जैसे हिस्ट्री की 4 बुक्स है, एनसीईआरटी, उसी उसी में पढ़ना है, उसी उसी में नोट डाउन कर लीजिए। ना कि उसके लिए एक अलग नोट्स बना के लिख रहे हैं आप। हाँ, इफ एट ऑल यू आर डूइंग फॉर द मेंस, देन डू इट। क्योंकि मेंस का जो पढ़ने का तरीका होता है, कंप्लीटली अलग होता है। इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, जैसे कंक्लूजन चाहिए होता है, फैक्ट चाहिए होता है, डेटा चाहिए होते हैं। तो आप लिखिए। वो जैसे ऐसे होता है, उसके लिए कोट्स पढ़ लीजिए। पर्टिकुलरली जो मेन महापुरुष है, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इनके कोट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर के वुमेन के रिलेटेड कुछ कोट्स निकाल के लीजिए, मतलब जो जो टॉपिक आ सकते हैं। जैसे ऐसे में मेन मेन टॉपिक्स क्या होते हैं, वुमेन के रिलेटेड होता है, एक एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, जो भी मेन मेन टॉपिक्स है, सोसाइटी के रिलेटेड, एक इंटरनेशनल अफेयर्स के रिलेटेड आ सकता है, गवर्नेंस के रिलेटेड। तो उसके रिलेटेड जो भी कोट्स आपको मिलते रहते हैं, वो लिख दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें से कुछ कुछ उठा लीजिए, ताकि इकोनॉमी में आपको ईजी हो। इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके भी कंसोलिडेटेड नोट्स मिल जाते हैं, तो वहां से आप उठा लीजिए कि आपको क्या क्या लिखना है। हाँ, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना लिखते टाइम में अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया सो एंड सो ईयर लिख के आप स्टार्ट करेंगे, तो और भी एक प्लस पॉइंट मिलता है कि आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, उसको आप कैसे इस क्वेश्चन के साथ कोरिलेट कर रहे हो, ये एग्जामिनर को देखने मिलता है, फिर एंड अकॉर्डिंगली मार्क्स सबके बढ़ते हैं। तो यूपीएससी सीएससी बन के गेट्स इनटू आईआरएस, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। ये अभी थोड़ा मॉडलिटी अभी डिफाइन नहीं हुई है कि कैसे इसको करा जाएगा। इसमें अभी तो फिलहाल ये है कि आईआरएमएस में मतलब जो भी 150 लोगों को सिलेक्शन होगा, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन बैकग्राउंड उनको आके ट्रेनिंग दी जाएगी। या फिर ये थोड़ा मॉडलिटी अभी तक वर्कआउट नहीं किया गया है। शुड बी रीड न्यूज़पेपर, नो। I could not understand this question. Moody's for pre pre का, if at all you are asking कि like pre 2024 के लिए अभी से न्यूज़पेपर बंद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो इट मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। न्यूज़पेपर अभी आके सिर्फ रफली आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, क्या मेजर इश्यूज चल रहे हैं। उसके अलावा आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 महीने का आप स्किप कर सकते हैं फॉर प्री। विजन की monthly magazine play significant role. Yes, not only vision, if at all you are taking any monthly magazine, it plays significant role. It is not कि आप विजन ही यूज करो, जैसे कोई इनसाइट्स यूज करते हैं, कोई आइस बाबा, कोई बहुत सारी होती है। तो आप उठा लीजिए, कोई भी एक उठा लीजिए। हाँ, बट यू शुड हैव ट्रस्ट, कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ फिर मुझे ये ट्रस्ट ही नहीं कि मैं न्यूज़पेपर, अरे न्यूज़पेपर का एक कुछ छूट गया,
हो सकता है इस बार छूट गया होगा, नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्या होता है, वो कंटिन्यूसली एक चीज चलती रहती है। ऐसा नहीं कि मतलब समझ लो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसका कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो यू यू डोंट मिस इट, मतलब उसका मेजर पॉइंट होता है कि क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या अभी अभी इश्यूज चल रहे हैं, कौन से पावर्स इन्वॉल्व है, क्या क्या कहाँ पे हमला हुआ है, ये सारी चीजें देखनी होती है, ना कि लेकिन वो डे बाय डे जो भी चीजें होती है, छोटी मोटी चीजें वो भी पढ़नी होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल जब न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होते हो, तो डोंट गो मच इनटू द पॉलिटिकल वाला पार्ट। पॉलिटिकल में ये पार्टी ये कर रही है, वो पार्टी वो कर रही है, क्राइम वाला पार्ट, ये बहुत से स्किप करनी। जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स है, फर्स्ट टाइम लिखने वाले हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। डोंट रीड एवरीथिंग इन द न्यूज़पेपर, जस्ट मेक श्योर कि आप पर्टिकुलरली क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उतना ही पढ़िए। ये आपको ज्ञान कौन देगा, मतलब ये ज्ञान आपको कैसे मिलेगा, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करेंगे या फिर आंसर्स को देखेंगे, आंसर राइटिंग का देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे ये फोकस ही नहीं करना है। क्राइम के रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, कुछ ऐसी इंटरनेट पे साइबर क्राइम के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ और न्यूज़ आ रही है, वो नहीं पढ़नी है आपको। आपको क्या पढ़ना है, जिस इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं ना, वही पढ़नी है। ये फेक फेक चीजें होती रहती है, वो नहीं पढ़नी है। एंड हाँ, बी श्योर कि मतलब आपको रिसोर्सेस आके बहुत से यूज ही नहीं करनी, मतलब रेफर ही नहीं करनी है। ये एक न्यूज़पेपर कोई भी उठा लो, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जो भी है। हिंदू आई वुड से कि लाइक डोंट गो फॉर हिंदू इफ यू आर फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट। हिंदू थोड़ा वोकैबुलरी वाइज एंड अदर थिंग में टफ पड़ता है, तो बेटर रहेगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए आप। प्रीलिम्स एंड मेंस कौन सी सिटी से लिखा? प्रीलिम्स मैंने और मेंस दोनों चेन्नई से लिखा था मैंने। हाउ टू डील विथ, थोड़ा सीसेट का भी बताइए प्लीज। या सीसेट के रिलेटेड इट्स मतलब बेटर है कि अगर आप समझ लीजिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपका इतना टफ नहीं जाएगा। यस, ऑल्दो कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ द पार्ट विच इज वेरी टफ। सो इधर यू कैन डू कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। सीसेट के रिलेटेड जितने भी आपको मिलते हैं, तो कुछ बुक्स मिलती होंगी, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और एनालिटिकल और ये चीज़ें भी आप के कंटिन्यूसली एग्जाम के 1-2 महीने से थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। जैसे लॉजिकल रीजनिंग होती है, वो सब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व करेंगे, तो यू विल एबल टू राइट द आंसर्स फास्टली। तो आप उस कॉपी से एग्जांपल्स कॉपी कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बिल्कुल। आप जो भी एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे एथिक्स का पेपर हो गया, उसमें आप क्या करिए, बहुत सारे एग्जांपल्स पहले से निकाल के रखिए। जैसे सचिन सचिन तेंदुलकर के ऑनेस्टी के एग्जांपल्स होते हैं, या फिर जैसे मतलब जो भी सिविल सर्वेंट्स है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनके रिलेटेड एग्जांपल्स ढूंढ लीजिए। और वो एग्जांपल्स आके उसको डिवाइड कर लीजिए कि कंपैशन आया तो मेरे को ये एग्जांपल डालना है, ये दो तीन एग्जांपल डालना है। ऑनेस्टी के लिए ये 2-3 एग्जांपल्स डालने हैं, ऐसे सब डिवाइड कर लीजिए। तो आपको ऑलरेडी बना बनाया मटेरियल मिल चुका है, सिर्फ आपको लिखना है वहाँ पे जाके। तो ये एथिक्स के लिए आप ये कर सकते हो, और टॉपर्स कॉपी से भी ये निकाल लीजिए, जितने एग्जाम्पल्स हो सके वो निकाल लीजिए। बट हाँ, ये रेलेवेंसी चेक कर लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि आप जो फैक्ट दे रहे हो, जो डेटा दे रहे हो, बहुत पुराना डेटा दे रहे हो। 2022-24 का अटेम्प्ट दे रहे हो, तो 23-22 तक का ही जो डेटा होगा, वो रेलेवेंट डेटा होगा, तो वो दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। प्लान बी कब से रखना चाहिए मैम? प्लान बी, हाँ, 1-2 अटेम्प्ट होने के बाद में तो आप सोच ही सकते हो प्लान बी क्या होना चाहिए करके। तो 2-3 अटेम्प्ट के बाद में यू कैन स्टार्ट। जैसे कि मेरे टाइम में मुझे एएफएचक्यू लग गया था, तो मुझे इतना ज़्यादा बैक ऑफ द माइंड ये टेंशन नहीं था कि मैं आई एम जॉबलेस करके। सो आई वाज हैप्पी कि मतलब मैं कुछ ना कुछ तो जॉब कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा प्रेशर कम लगता था। तो यस, इफ यू हैव अ प्लान बी जिसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं जा रहा हो, एंड यू आर अर्निंग वेल ऑल्सो, तो दैट ऐसा कुछ प्लान भी हो तो रखिए अपने पास। इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डिपेंड करती है आपके बोलचाल से, मतलब लाइक आप हाउ हाउ यू आर कैरिंग योरसेल्फ, हाउ यू आर टॉकिंग टू पीपल। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो इंटरव्यू में आप जैसे बिहेव करते हो, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल सुना था, तो लाइक बी ऑनेस्ट, बी हम्बल। लाइक दे आर पीपल लाइक उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। डोंट आर्ग्यू देयर कि मैं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, आप मुझे। हाँ, जैसे कुछ चेयरपर्सन रहते हैं, उनको आके पसंद आता है वैसे टफ लोग,
So there you can be like that, but otherwise be polite, be humble, uh, don't be arrogant. And if at all you don't know any question, just say कि I don't know and be humble with that. Like you are not वहाँ पे वो गिल्ट मत लाइएगा अपने फेस पे, बट ऑल्दो कि मेरे को नहीं पता यार, मुझे बुरा लग रहा है, नो, इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर आपको दुनिया में 100 चीजें चल रही होती है, आपको सब चीजें पता नहीं हो सकती है, तो डोंट वरी। हाँ, बट आप इंटरव्यू जाने के उस 1-2 दिन, मतलब 2-3 दिन के जो न्यूज़पेपर्स है उसको अच्छे से थरोली पढ़िए। उसमें जो लिखे एक एक चीज को, एक एक वर्ड को रिलेट करिए, उसका बैकग्राउंड देख लीजिए कि क्या हो रहा है, क्यों स्टार्ट हुआ था, समझ कुछ भी, और उसका ओपिनियन बनाइए। जैसे कि छोटी मोटी चीजें, जैसे ट्रिपल तलाक है उस टाइम पे, या फिर जो सेंट्रल विस्टा चल रहा था 2019 में, या फिर कोई भी चीज अभी भी जो आर्टिकल 370, यू शुड हैव एन ओपिनियन ऑन इट। मतलब ऐसा नहीं, आप नहीं बोल सकते हो कि मतलब मैं सिंस सके ओ नो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव थिंग। नो, यू विल हैव टू से समथिंग, है ना, बट यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ, कि ऐसा नहीं कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब आप डोंट शो कि आप राइट विंग और लेफ्ट विंग, डोंट, बट एटलीस्ट यू शुड हैव सम ओपिनियन। वो भी एकदम सेंट्रिस्ट अप्रोच करके, एकदम बैलेंस्ड अप्रोच करके, और उसमें भी आके हमेशा प्रो पीपल जाइए, प्रो पीपल, या फिर कोई भी स्कीम है उसके बारे में प्रो पीपल थिंकिंग रखनी चाहिए। तब आपका पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो बहुत अच्छे से आपका आंसर भी अच्छा बनेगा, निकल के आएगा। कि एथिक्स स्ट्रेटेजी, हाँ, जैसे एथिक्स की स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, मतलब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स रेफर किए, एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लिया, और एक एक वर्ड, जो भी कीवर्ड है उसका डेफिनेशन रट्टा मार लिया, क्योंकि हम लोग हमेशा ये जाने के बाद वहाँ पे डेफिनेशन नहीं भूल जाते हैं, मतलब कंपैशन क्या है, काइंड ऑफ, मतलब वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस वहाँ जाके। सो बेटर है कि आप थोड़ा लिख के जाइए कि कंपैशन क्या है, मतलब एटलीस्ट आपका नोट्स बना के रखिए, कंपैशन के रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है मुझे वो लिखने हैं। और जैसे केस स्टडीज आती है, तो केस स्टडीज में भी प्रो पीपल वाली जो के आंसर्स, मतलब जो जो प्रो पीपल, जैसे 3-4 ऑप्शंस दे रखते थे, तो प्रो पीपल होता है जो पॉजिटिव अप्रोच होता है, जिसमें आके आपका डेवलपमेंट दिखता है, मतलब आपका दिख रहा है कि आप प्रो काइंड ऑफ ऐसे हो बंदे जिसको आके फर्क पड़ता है कि लोगों की भलाई से, वैसा टाइप का आंसर्स निकालने की कोशिश करिए, तो वो बेटर रहेगा एथिक्स के लिए। एंड हाँ, उसमें एथिक्स में आके टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप पहले से ही बहुत सारे केस स्टडीज लिखना स्टार्ट करिए। केस स्टडीज को भी एक बार का हो जाता है, एंड बट जो पहले के जो 10 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्कर्स, तो उसमें उसमें आपको डेफिनेशन काइंड ऑफ होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, एंड देन और उस सिचुएशन में अपने आप को डाल के अगर आप कैसे सोच पा रहे हो वो कुछ लिख दीजिए। हमेशा जैसे ऐसे हो या फिर ऐसे, इसमें आप अपने एनेक्डोट्स डालिए, कि मतलब मेरी स्टोरी, कुछ स्टोरी हो सकती है आपकी छोटी मोटी, वो लिख के डालेंगे तो उसमें आगे एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट होता है। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए? डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको यू हैव टू गो बैक टू योर गोल, मतलब आपका जो गोल था इनिशियली, जो आप जिस गोल के जिस चीज़ के लिए स्टार्ट किया, हमेशा वो सोचते जाइए। तो मेरा तो ये हमेशा यही था, लाइक आई वाज वर्किंग विद इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं यहाँ नहीं कर पाई, तो मुझे पता है कि मतलब मैं कुछ ना कुछ जो मुझे सपना है कि मतलब अपन को कुछ सिस्टम में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कुछ ना कुछ अच्छा करना है, वो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। अ, तो मुझे पता था कि लेकिन नहीं, अंदर घुसना तो एट एनी कॉस्ट है। तो इसकी वजह से मुझे हमेशा एक मोटिवेशन मिल रहा था। हाँ, इंटरनल मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन काफ़ी इफेक्टिव रहता है देन आउटर मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा थोड़ा ऐसा होता है कि मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, ठीक है, बट इट डज नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इफ एट ऑल यू वांट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूपीएससी जैसे एग्जाम में सर्वाइव करना इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। आप हमेशा टूट जाते हो कभी कभी। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में आई लॉस्ट एक्चुअली, मतलब लाइक मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था। देन तो ऑब्वियसली लाइक यू फील कि मतलब क्या हो गया मेरे साथ, ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, मैं क्या करूँगी, मेरा कुछ प्लान भी नहीं है। बट हमेशा आप अपने मोटिवेशन को, मतलब अपने जो गोल को देखेंगे, तो you'll be able to like better crack the exam, मतलब। Yeah, I have answered it, initial fallback, maybe nobody is yes, that is sure कि कोई भी अश्योर नहीं कर सकता कि 100% सिलेक्शन हो सकता है, बट आपका नॉलेज हमेशा काम आता है।
जो भी मैंने अभी पढ़ा है, मतलब लाइक इंजीनियरिंग में हम लोग डिफरेंटली पढ़ते हैं, टेक्निकल पार्ट पढ़ते हैं, बट जो यहाँ पे पढ़ते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब लाइक इंटरनेशनल अफेयर्स, बट आप जब भी आके कोई भी पीयर ग्रुप में बैठते हो तो आपके पास पॉइंट रहता है बोलने के लिए, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, जैसे रशिया का कोई बात हो रही है या फिर यूरोप की कोई बात हो रही है, आपको पता होती है कि मतलब वहाँ पे क्या 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 चीजें हो रही है, कौन सी कंट्री किसके कोल्ड वॉर में कौन सी कंट्रीज थी और अभी उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, यू नो एवरीथिंग, मतलब नॉलेज वाइज आपका बहुत बढ़ जाता है। तो हमेशा ये खुशी मानिए कि मेरा नॉलेज कंटेंट इतना बढ़ गया है कि मैं चार चार लोगों के सामने कोई भी डिस्कशन स्टार्ट होगा, कोई डिबेट होगा, तो एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू आंसर समथिंग, आई वुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल। वी आर द पीपल, लाइक वी आर जनरलिस्ट, वी आर नॉट स्पेशलिस्ट एज सच, बट स्पेशलिस्ट को भी हम लोग मात दे सकते हैं क्योंकि अपने पॉइंट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल माय कजिन हु इज who is like into the chemicals वगैरह, तो आई वाज एबल टू टॉक टू हिम बिकॉज लाइक कि हो सकता है कि हम बताते हैं जैसे जट्रोफा है, ये प्लांट्स वगैरह यूज करो, क्या एथेनॉल कंटेंट कितना मिक्स करना है, ये क्या है वो क्या है, सो वी आर एबल टू टॉक टू देम। तो नॉलेज जो मिलती है इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस में वो अनगिनत होती है, मतलब इतना ज्यादा नॉलेज मिलता है। सो यू विल बी हैप्पी कि मतलब ऑल्दो सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी यू विल हैप्पी, एटलीस्ट यू हैव नॉलेज, यू विल गेट विजडम आल्सो विद दिस। इंटरव्यू में सॉरी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल आप सॉरी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, सॉरी मैम, आई डू नॉट नो आंसर, तो बहुत पोलाइटली बोलना है उस चीज को। इंटरव्यू में ड्रेस कोड यस मैटर करता है। अगर आप मतलब लाइक फॉर बॉयज लाइक फॉर्मल सूट, और लाइक वुमेन के लिए इट वुड बी बेटर कि आप साड़ी पहने, और या फिर सलवार भी पहनते तो एक कोट हो सकता है तो पहन लीजिए, ब्लेजर हो तो। आंसर राइटिंग आई यूज टू लुक, मतलब लाइक मेरे तो पीयर प्रेशर, पीयर जो फ्रेंड, सॉरी पीयर प्रेशर पीयर फ्रेंड्स थे, उनके साथ हम लोग बैठ के लिखते थे, और वो ही चेक कर लेते थे आपस में एक दूसरे का। एंड अदरवाइज जहाँ पे भी आप कोचिंग सेंटर में लगा रहे हो तो वो कोचिंग सेंटर वाले भी करते थे। बट यस ये चीज़ें होती है कि आजकल कोचिंग सेंटर वाले इतना कुछ बता नहीं पाते हैं, वो वही सेम पॉइंट्स बता देते रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ वही सेम पॉइंट सेम स्टोरी बताई जा रही है, आपका कुछ एड ऑन नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, देन यू कैन डू कि आप खुद ही उसका एनालिसिस करो, उस खुद उस आंसर्स को एनालिसिस करो, गो बैक, मतलब नोट्स में से देखिए कि आपने क्या क्या पॉइंट नहीं लिखे हैं, इस पॉइंट को कैसे लिखा होता तो एक और एक अच्छे तरीके से मतलब आपको डिफाइन कर पाते थे अपनी जो एक्सप्रेस करना होता है। आंसर राइटिंग इज व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया है उसको आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, ये चीज है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है। बट अगर आपके पास नोट्स है तो उसको कैसे यूज करेंगे तो आके आप एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आप को कि मैं ये हूँ और मैं ये सोचती हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में, तो दैट वुड हेल्प। जो एग्जामिनर है वो सोचेगा कि हाँ इस बंदे ने इस प्रॉब्लम को पॉजिटिवली सोचा है, आज नॉट की लाइक यू नो कोई तो रैंडमली प्रॉब्लम है इसको छोड़ दो भाई ये सब। तो दिस विल बी गुड, खुद भी चेक कर सकते हैं, बेटर रहेगा। हाँ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ नाउ, after having two babies, like two angels, after being mother of two angels, it's like थोड़ा difficult होता है, but then you have options कि if you have a good family, like if you have support from your husband, then you can manage both the things. यस यस, अगर फिलोसफिकल क्वेश्चन जैसे आते हैं ऐसे में, ऐसे में दो पार्ट आने लग गए, एक फिलोसफिकल आता है, एक नॉन फिलोसफिकल पार्ट, या फिर नॉन, दोनों ही फिलोसफिकल होते हैं। तो उसमें भी आप आके एक अप्रोच रखें कि नेशनल लेवल पे क्या एग्जांपल्स निकल के आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नेल्सन मंडेला का एग्जांपल्स है, कुछ भी जो भी एग्जांपल्स है बुद्धा के, एंशियंट टाइम्स में जाएंगे तो आप उसको एक एक एग्जांपल को रखते रखते उसको बताते जाना चाहिए आपको। तो इसमें इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर लोग बोर नहीं होता, फ्लो भी रहता है अपने आंसर्स में, ऐसा नहीं कि मतलब रैंडमली लिखे जा रहे हैं। और हाँ, इंडियन एक्सप्रेस की जो जो ये होती है एडिटोरियल पार्ट, वो पढ़ते रहिए तो आपको ना उसमें ऐसे कैसे लिखना है, अच्छा ऐसे कैसे बनता है वो पता चलेगा। नॉट ओनली इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी हिंदू या फिर उसका लीड या फिर एडिटोरियल पार्ट पढ़िए, तो उसमें आपको लिखना कैसे है, फ्लो कैसे मेंटेन रखना है, एक चीज को दूसरे से कनेक्ट कैसे करना है वो पता चलेगा। खुद के एग्जाम्पल डालिए, एनेक्डोट्स डालिए। और मैंने एक फर्स्ट टाइम जब मैंने लिखा था इसे, तो मैंने ये एक कार्टून टाइप का भी बनाया था, जैसे कि एक टेक्नोलॉजी पे ऐसे कोई आया था, तो आई जस्ट मेड अ कार्टून ऑफ दैट कि
people मतलब like two persons sitting on moon, they are discussing कि our ancestor used to मतलब like वहाँ पे रहते थे मतलब अर्थ को दिखा के। तो मैंने वो भी बनाया था एंड करने के लिए, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएंगी ये बताना चाहती थी। तो ऐसा कोई कार्टून होता है तो भी ऐसे कुछ कार्टून्स निकाल के रखे, यू कैन यूज दैट इन ऐसे। पता नहीं मतलब बहुत बार बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट आई यूज्ड इट एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। ऐसे की स्ट्रेटेजी बता दीजिए क्या? हाँ, ऐसे की स्ट्रेटेजी में पहले से आप आके कुछ 10 से 15 टॉपिक्स होते हैं, उसको आप पक्का सा पढ़ लीजिए। मतलब उसके रिलेटेड जो भी है बना लीजिए, मतलब आपके जो डायमेंशंस होते हैं वो निकाल लीजिए। मतलब फिलोसॉफिकल भी एक डायमेंशन निकाल ही लीजिए। हिस्टोरिकल तो आपके पास होगा ही, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, जितने हो सके डायमेंशंस निकाल लीजिए। एंड आफ्टर दैट ये, हाँ, तो ऐसे के लिए वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इवन व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम, पीछे में आपके रफ शीट होगी, उसके रिलेटेड जो भी आपके मन में आ रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड उसको सब लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और फिर आके ये भी लिख लीजिए कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, मतलब मुझे ये पैरा में इसके बारे में लिखना है, फिर पैरा 2 नंबर में इसमें ये लिखना है, ताकि आपका फ्लो वहीं से मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली उठा उठा के पॉइंट्स लिखते जा रहे। तो दैट विल हेल्प इन ऐसे। और पहले से ही आके अपनी प्रिपरेशन रखिए, कोट्स निकाल के रखिए, सारे कोट्स विमेन के रिलेटेड, हर एक टॉपिक के रिलेटेड जो भी कोट्स आते हैं वो 10, हर टॉपिक के लिए 2 या 3 कोट्स तो पक्के होने चाहिए, 2 या 3 नहीं, मैक्सिमम 5 होने चाहिए, तो आपका ईजी हो जाएगा। टू क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, मेजर मतलब एक हमेशा ऑप्शनल पे फोकस करिए, अपना ऑप्शनल अच्छा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑप्शनल के नंबर आपको एज देता है बाकी सबसे, तो दैट विल हेल्प। वन सेकेंड, जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो मैंने कुछ जो मेन जहाँ पे मेरा स्कोरिंग पार्ट था वहाँ पे मैंने वर्क नहीं किया था, जो मैप्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑप्शनल में कौन सा स्कोरिंग पार्ट होगा, पेपर 1, पेपर 2 में कौन से जो टॉपिक्स रहते हैं उसमें स्कोरिंग पार्ट होगा, तो उसमें आपको अच्छे से वर्क करना है। सेकेंड पार्ट। थर्ड है एथिक्स वगैरह में, एथिक्स में अच्छे नंबर बन जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू टाइम्स, लाइक अदरवाइज एथिक्स में अच्छे नंबर बनते हैं, तो वर्क ऑन दैट। ऐसे में भी अच्छे नंबर बन जाते हैं अगर आपका ऐसे में फ्लो अच्छा रहा। कंटेंट और फ्लो दोनों मैटर करते हैं, और कंटेंट और फ्लो अच्छा रहा तो आपका काफी चांसेस होता है कि आप 140 के ऊपर ही जाएंगे। सी इफ यू आर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, तो आप तो पहले एक को डिग्री उठा लीजिए, डिग्री तो बेटर रहता है कि मतलब मेरा ये सजेशन आया, मतलब मेरा थिंकिंग है कि अगर आपको यूपीएससी करनी है तो आप बीए वगैरह कोई बीए की डिग्री कर सकते हैं, बिकॉज उसमें 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाती है। और बीए में भी ऐसे सब्जेक्ट्स लीजिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट लेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा यूपीएससी में। नॉट एग्जैक्टली मतलब एंटायरली नहीं करेगा एंटायरटी में, बट टू सम एक्सटेंट इट विल हेल्प। सो यू कैन गो आफ्टर बीए, मतलब लाइक आफ्टर ट्वेल्थ यू कैन गो टेक, मतलब बीए कर लीजिए, बीबीए वगैरह जो भी कर लीजिए, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा, मतलब ग्रेजुएशन में ज़्यादा टाइम ना देते हुए आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट वुड बी। सो एनी अदर क्वेश्चंस? नो? सो ट्वेल्थ के बाद यू कैन स्टार्ट एनी टाइम, लाइक इफ एट ऑल एनसीईआरटीज वगैरह हो तो आप एनसीईआरटीज पढ़ के अपना शुरुआत कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, हाउ टू बिकम आईपीएस। सी इफ यू आर लाइक आईपीएस बनना चाहते हैं आप, तो आपको मतलब पहले तो यूपीएससी क्रैक ही करनी पड़ेगी। आईपीएस बनना, आईएएस बनना, यूपीएससी क्रैक करनी पड़ेगी। तो आप मेजरली फोकस ये करिए कि आप अच्छे से वर्क करिए, मतलब लाइक कैसे प्रिपरेशन करना है। जैसे यहाँ पे मोस्टली स्ट्रेटेजी तो बता दी है कि ये पढ़ना है, ये बुक्स है, रिविजन पे फोकस करनी है, ना कि आके आप 10 बुक्स और पढ़ते बैठो। तो ये अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो ये 100% है कि आप क्रैक कर लोगे, श्योरली क्रैक कर लोगे।
Maybe not in the first attempt itself you'll get the IPS other thing, you'll get something else. But after some time, like the second attempt, third attempt, तो पक्का आपका IPS बनना ही है. Or there are many people who have got into the IPS in first attempt also. So if you're very consistent enough, you are hard worker, you're a smart worker, then पक्का हो जाएगा. ठीक है, let me end this session today. I'm so thankful to UPSC Time India कि UPSC Time को opportunity दी है to talk to people. This opportunity will, I hope, like those who have attended this session will be will get benefited by the very जो strategy से benefit करेंगे. IPS is more better than IRMS. Yes, indeed, IRMS से better ही है. It depends आपके क्या सोच है, आपको क्या करना है. Okay, let me end this. Thank you so much. Thank you so much UPSC Time for giving me this opportunity to interact with aspirants. और जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स है, जस्ट फोकस ऑन योर, मतलब लाइक आप फोकस कितना करिए कि आप फर्स्ट टाइम ही क्रैक कर लीजिए. थैंक यू सो मच.